देखो हमने ये किया था कि सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, उनकी क्लासिफिकेशन देखी थी कि वो हाइपरबोलिक कब बनती है, पैराबोलिक कब होती है और इलिप्टिक कब बनती है ना। वो डिपेंड करता है कि जो आप x² माइनस 4rt निकालते हो, जब आप x² माइनस 4rt निकालते हो तो डिपेंड करता है ये जो वैल्यू आई, अगर ग्रेटर देन 0 आई तो इसका मतलब जो आपकी इक्वेशन है गिवन पीटी जो है वो हाइपरबोलिक बनेगी, और अगर ये वैल्यू आई इक्वल टू 0 इसका मतलब है कि पैराबोलिक है, आपकी जो सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो पैराबोलिक है। और अगर ये वैल्यू आपकी आई लेस देन 0 तो इसका मतलब जो इक्वेशन है वो इलिप्टिक है। ये हमने कल क्लासिफिकेशन कर ली थी, एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो गई थी। अब उसके बाद जो 6.2 है, अब हम ये कर रहे हैं कि जो सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, उसको हम रिड्यूस करेंगे कैनोनिकल फॉर्म में, ठीक है। और कैनोनिकल फॉर्म किसको बोलते हैं, जो सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको हम है ना सिंपल फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल में सुटेबल चेंज करने से, ठीक है। और जो वो सिंपल फॉर्म जो बनेगी उस इक्वेशन की उसको हम बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म या फिर नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। अब एक्सरसाइज 6.2, 6.3 और 6.4 वर्किंग रूल सेम रहेगा, पहले 4 स्टेप सब में सेम है, ठीक है। तो वर्किंग रूल एक बार आप देख लो ध्यान से, पहले 4 स्टेप सब में सेम रहने वाले हैं। फर्स्ट स्टेप है जो फर्स्ट है कि जो इक्वेशन है ना आपकी, आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो और वहां से कैपिटल आर, कैपिटल एस और कैपिटल टी की वैल्यू निकाल लो। जो कल एक्सरसाइज 6.1 में काम किया था ना, वही यहाँ पे स्टेप फर्स्ट है। जो एक्सरसाइज 6.1 में हमने क्लासिफिकेशन की थी सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप रहेगा। आपको ये देखना है कि जो आपकी इक्वेशन है वो हाइपरबोलिक है, पैराबोलिक है या इलिप्टिक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है आपकी आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस एफ ओ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल टू 0, ये आपकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो ये थी। आप अपनी गिवन इक्वेशन को इससे कंपेयर करवाओ, कंपेयर करवा के आर एस टी कैपिटल जो है उनकी वैल्यूज निकालो। वैल्यू निकाल के आपको इसमें पुट कर देनी है वैल्यू s² माइनस 4rt। ये देख लो ग्रेटर देन 0 आया तो हाइपरबोलिक बन जाएगी, इक्वल टू 0 आया तो पैराबोलिक और लेस देन 0 आया तो इलिप्टिक। अब जो 6.2 एक्सरसाइज जब हम करेंगे उसमें आपको हाइपरबोलिक इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। वो हाइपरबोलिक इक्वेशन को हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे कैनोनिकल फॉर्म। तो एक्सरसाइज 6.2 में जो सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो इस टाइप के मिलेंगे, जिसमें जो इक्वेशन है वो हाइपरबोलिक बन रही हो। फिर एक्सरसाइज 6.3 जब आप करोगे तो उसमें हर क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो पैराबोलिक बन रही होगी आपकी इक्वेशन, और आपको उस इक्वेशन को रिड्यूस करना है कैनोनिकल फॉर्म या फिर नॉर्मल फॉर्म में। और 6.4 जब आप करोगे तो उसमें जो इक्वेशन आपकी बन रही होगी वो इलिप्टिक बन रही होगी, और आपको उस इक्वेशन को रिड्यूस करना होगा किसमें, कैनोनिकल फॉर्म या फिर नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। तो वर्किंग रूल तो सेम रहने वाला है, क्योंकि वर्किंग रूल जो हम कर रहे हैं अभी वो वर्किंग रूल तो हम सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को रिड्यूस करेंगे कैनोनिकल फॉर्म में, है ना, उसको रिड्यूस कर रहे हैं कैनोनिकल फॉर्म में। अब उसके अलग अलग टाइप है, 6.2 में हाइपरबोलिक दे देगा, 6.3 में पैराबोलिक और 6.4 में इलिप्टिक। वर्किंग रूल तो सेम ही रहेगा, कैनोनिकल फॉर्म में रिड्यूस करने का। तो अब फर्स्ट जो स्टेप रहेगा वो यही है। समझ आ गया सबको, जनरल फॉर्म जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इसकी उससे कंपेयर करवाओ, कैपिटल आर कैपिटल एस कैपिटल टी की वैल्यू निकालो, इसमें पुट करो, ये देख लो आपकी इक्वेशन हाइपरबोलिक है, इलिप्टिक है या पैराबोलिक है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप सबको क्लियर है। उसके बाद सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है बच्चों, सेकंड स्टेप में ये रहेगा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके चलेंगे हम, आर लैम्डा स्क्वायर, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये लेके चलेंगे बच्चों, ये कैपिटल आर लैम्डा स्क्वायर प्लस कैपिटल एस लैम्डा प्लस कैपिटल टी इज इक्वल टू 0। ये लैम्डा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ से जब आप इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो लैम्डा की 2 वैल्यू जाएंगी, इस इक्वेशन के 2 रूट आएंगे लैम्डा, ठीक है। एक को लैम्डा 1 बोल देना, एक को लैम्डा 2 बोल देना।
अब वो डिपेंड करेगा यहाँ से जो रूट्स आए हैं आपके वो दोनों डिस्टिंक्ट आए हैं, इक्वल आए हैं, या फिर रियल और डिस्टिंक्ट है, या फिर इमेजिनरी रूट है। ठीक है, हो सकता है यहाँ से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने सोल्व किया तो एक केस ये हो सकता है रियल और डिस्टिंक्ट रूट आए हो आपके। ठीक है, एक केस हो सकता है दोनों ही रूट इक्वल आ गए हो, और एक केस हो सकता है इमेजिनरी रूट आ जाए आपके। ठीक है बच्चों, अब जब आप हाइपरबोलिक वाला एक्सरसाइज 6.2 कर रहे होगे तो आप देखोगे जब हाइपरबोलिक बनी है ना उस केस में जब ये इसको सोल्व करोगे तो आपकी जो वैल्यूज आएंगी लैम्डा की वो रियल एंड डिस्टिंक्ट रहेंगी। ठीक है, वो वैल्यूज क्या रहेंगी, रियल एंड डिस्टिंक्ट। उसके बाद जब पैराबोलिक वाली एक्सरसाइज 6.3 आप सोल्व करोगे तो उसमें आप देखोगे जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालोगे आप तो जो लैम्डा की वैल्यूज आएंगी वो इक्वल रहेंगी। ठीक है, और जब आप एक्सरसाइज 6.4 कर रहे होगे एलिप्टिक वाली तो उस केस में जो इसके रूट आएंगे वो इमेजिनरी रूट आएंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? फर्स्ट स्टेप ये था कि आपको ये चेक करना है कि जो इक्वेशन गिवन है वो हाइपरबोलिक है, एलिप्टिक है या पैराबोलिक है। सेकंड स्टेप ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये लेके चलेंगे हम, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का के रूट निकालेंगे। रूट अब हो सकता है रियल एंड डिस्टिंक्ट आए, इक्वल आए या इमेजिनरी आए। ठीक है, एक को लैम्डा 1 बोल दो, एक को लैम्डा 2 बोल दो। अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट आए हैं तो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 हो गए आपके। एक्सरसाइज 6.2 का प्रोसीजर बता देती हूँ फिलहाल। तो यहाँ से जो दो रूट आए हैं बच्चों, एक को हमने बोल दिया लैम्डा 1 और एक को हमने बोल दिया लैम्डा 2। ठीक है, फिर उसके बाद है स्टेप थर्ड। यहाँ पर लैम्डा 1 लैम्डा 2 मैं बता चुकी हूँ आपको, मे बी रियल और डिस्टिंक्ट और रियल और इक्वल और कॉम्प्लेक्स रूट्स, ये हो सकती है पॉसिबिलिटी। उसके बाद थर्ड स्टेप रहेगा बच्चों, जो थर्ड स्टेप रहेगा आपके पास उसमें है ना जो यहाँ से आपके रूट आए हैं इस इक्वेशन के लैम्डा 1 और लैम्डा 2, उनकी हेल्प से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लेनी है। डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, dy बाई डी एक्स प्लस लैम्डा 1 इज इक्वल टू 0। एक तो ये आ जाएगी, और दूसरी इक्वेशन एंड dy बाई डी एक्स प्लस लैम्डा 2 इज इक्वल टू 0। ये दो डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लेनी है आपको। ठीक है, देखो इस स्टेप में आपके लैम्डा 1 लैम्डा 2 दो वैल्यूज आ चुकी हैं, और एक्सरसाइज 6.2 जब आप करोगे तो ये दोनों वैल्यू आपकी क्या रहेंगी, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो लैम्डा एक तो डिफरेंशियल इक्वेशन ये बन जाएगी, दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन ये बन जाएगी। फिर आपको क्या करना है, इनको सोल्व कर लेना है। सोल्व कैसे करोगे, इंटीग्रेट करके, इंटीग्रेट करके तभी सोल्व होगा, है ना। इंटीग्रेट करके जब आप इनको सोल्व करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, f1 xy कोई फंक्शन आ जाएगा xy का, उसको हम बोल देंगे इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। यही आएगा ना, इंटीग्रेट करोगे तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आएगा। और फिर जब इसको सोल्व करोगे तो f2 xy मतलब xy का कोई फंक्शन आएगा इज इक्वल टू सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यही आएगा जब इसको सोल्व करोगे। तो थर्ड स्टेप ये रहेगा आपके पास। फिर उसके बाद फोर्थ स्टेप में क्या होगा बच्चों, फोर्थ स्टेप में क्या होगा, जो यहाँ से ये निकला है ना f1 xy, जो भी आपका कांस्टेंट जिस भी फंक्शन के इक्वल आया xy के फंक्शन के इक्वल, उसको हम बोल देंगे लेट u इज इक्वल टू f1 xy। इसको तो ये मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे, b। ठीक है, एंड b इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख देती हूँ, एंड b इज इक्वल टू f2 xy। थोड़ी देर, तो यहाँ से ये आपका फंक्शन जो xy का आया था, ये तो इसको u बोल रहे हैं और इसको हम क्या बोल देंगे, v। ठीक है बच्चों, अब u और v एक चीज आपको देखनी है कि ये दोनों इस तरह से लेने हैं कि ये दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ये दोनों आपके इंडिपेंडेंट होने चाहिए, मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। तो इंडिपेंडेंट बनने के लिए एक चीज, एक कंडीशन होती है जो आपको चेक करनी होती है कि जैकोबियन u और v का नॉन जीरो आना चाहिए। अब जैकोबियन कैसे निकलता है,
जैकोबियन, वो आप बच्चों मतलब जैकोबियन का पूरा एक चैप्टर है। जब आप रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करोगे 6 चैप्टर में, सॉरी 6 सेम में फर्स्ट चैप्टर जो है जैकोबियन का ही है कंप्लीट, उसमें आप डिटेल में पढ़ोगे। फिलहाल सिर्फ आपको ये देखना है कि जो इनका जैकोबियन आए ना वो नॉन जीरो आना चाहिए। जैकोबियन के लिए हम ये नोटेशन यूज करते हैं जे यू कोमा वी, या तो ये या फिर और करके लिख दो करली यू वी माई करली एक्स वाई। ये नोटेशन भी जैकोबियन के लिए यूज की जाती है। ये नॉन जीरो आना चाहिए आपका। अगर u और v का जैकोबियन आपने निकाला विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, वो अगर नॉन जीरो आ गया तो इस बात का मतलब u और v दोनों इंडिपेंडेंट है और हमें इंडिपेंडेंट ही लेने हैं। तो जब आप एक्सरसाइज 6.2 कर रहे होगे बच्चों, तो वहां से ये जो वैल्यूज आई है आपकी रियल एंड डिस्टिंक्ट वैल्यूज आई है, रियल एंड डिस्टिंक्ट वैल्यू आई है, तो यहाँ से भी तो लैम्डा वन एक अलग दो डिफरेंशियल इक्वेशन आई अलग अलग। तो डिफरेंशियल इक्वेशन आने के बाद जब आप इसको सोल्व करोगे तो u और v आ गया यहाँ से। जब आप यहाँ से जैकोबियन निकालोगे तो आपका नॉन जीरो ही रहेगा, इंडिपेंडेंट ही होंगे यहाँ पे u और v। फिर भी आपको एक बार चेक कर लेना है, अगर u और v मान लिया इंडिपेंडेंट नहीं है तो फिर आप क्या करोगे, इनमें से एक को तो रखो और दूसरी वैल्यू आप अपनी मर्जी से ले सकते हो। और जहां पर आपकी मर्जी चल गई ना वहां पर आंसर सेम हो ही नहीं सकता। ठीक है, मतलब एक बच्चे ने देखो मान लिया u आ गया आपका, फॉर एग्जाम्पल u बच्चों आपका x प्लस वाई आ गया। बच्चों मान लिया u आपका x प्लस वाई आ गया और v भी यही आ गया। ठीक है, u और v दोनों सेम आ गए आपके x प्लस वाई, तो ये डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। यहाँ पर तो रिलेशन भी दिख रहा है, क्या रिलेशन है, u इज इक्वल टू v। अगर आपका ये आ जाए u भी आ गया x प्लस वाई और v भी आ गया x प्लस वाई, तो यहाँ पर तो दोनों डिपेंड कर रहे हैं ना एक दूसरे पे, रिलेशन भी दिख रहा है u इज इक्वल टू v। लेकिन हमें क्या लेने हैं, दोनों इंडिपेंडेंट लेने हैं। इंडिपेंडेंट कब आएंगे, इंडिपेंडेंट जब इनका जैकोबियन नॉन जीरो आए। तो यहाँ से आपको एक ही रखना है। ठीक है, एक ये ले लो और v को आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट करो। आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट करोगे तो सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि जब आप v को ले रहे हो ना तो u और v का जैकोबियन आपके पास नॉन जीरो आना चाहिए। बस इस तरह से v की आप कोई वैल्यू ले सकते हो। जैसे किसी बच्चे ने ले लिया 2x माइनस 1, ठीक है, ले सकता है, तो यहां से उसका आंसर अलग आ जाएगा, फॉर्म सेम रहेगी, कैनोनिकल फॉर्म सेम रहेगी, लेकिन आंसर डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो यहां से एक बच्चे ने ली v की वैल्यू ये, उसका आंसर कुछ और आएगा। एक बच्चे ने वैल्यू ले ली मान लिया x प्लस वाई, इसका आंसर कुछ और आ जाएगा। एक बच्चे ने सिर्फ x ले लिया। ठीक है, समझ पा रहे हो, तो वो डिपेंड करेगा कि आपने क्या वैल्यू ली है। तो सभी बच्चे एक वैल्यू तो नहीं ले सकते ना, जरूरी तो नहीं है कि सभी बच्चों के दिमाग में एक वैल्यू आएगी। तो ये रहेगा बच्चों आपके पास। तो 4 स्टेप आ गए सबको समझ, 4 स्टेप सबको समझ आ गए। ठीक है, पहले मैं ये 4 स्टेप्स ही कराती हूँ आपको, पहले ये 4 स्टेप्स ही क्लियर कर देती हूँ। देखो ध्यान से समझना बच्चों। आपके पास है स्टेटमेंट जो गिवन है वो है ये है बच्चों, r प्लस 4s माइनस 5t प्लस 6p प्लस 3q माइनस 9z इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन गिवन है बच्चों, सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, और आपको इसको रिड्यूस करना है कैनोनिकल फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में। अब कैनोनिकल फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप था आपका, स्टेप 1, वो मैंने आपको बताया था कि आपको क्या चेक करना है कि ये जो इक्वेशन है ये हाइपरबोलिक है, इलिप्टिक है या फिर पैराबोलिक है, और उसके लिए आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करवाना है। कंपेयर करवा के r, s और t की वैल्यू निकालनी है। अब जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है बच्चों वो होती है ये एक्सरसाइज 6.1 में भी हम ये कर चुके हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारी, ठीक है, सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की।
अब यहाँ से जब आप कंपेयर करके वैल्यू निकालोगे तो r की वैल्यू आएगी 1, s की वैल्यू आएगी 4 और t की वैल्यू आएगी -5। ये वैल्यू निकाल ली हमने। उसके बाद बच्चों आपको s² - 4rt देखना है। s² - 4rt, s² निकालोगे तो 4 का स्क्वायर -4r और ये t, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव है ना। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और ये भी प्लस का ही आएगा, तो ग्रेटर देन 0 आ गई ये वैल्यू जो भी है। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि जो हमारी इक्वेशन थी गिवन वो हाइपरबोलिक बन गई। दिस इंप्लाइज गिवन इक्वेशन इज हाइपरबोलिक, अब गिवन इक्वेशन आपकी हाइपरबोलिक बन गई। फर्स्ट स्टेप आ गया सबको समझ। हो सकता है ये वैल्यू आपकी लेस देन 0 आ जाती तो गिवन इक्वेशन इलिप्टिक बन जाती, और अगर ये इक्वल टू 0 आ जाती तो गिवन इक्वेशन आपकी पैराबोलिक बन जाती। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप में बच्चों आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके चलनी है। क्या लेके चलोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैपिटल R लैम्डा स्क्वायर प्लस कैपिटल S लैम्डा प्लस T इज इक्वल टू 0। ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके चलनी है। यहाँ पर कैपिटल R की वैल्यू है 1, तो इक्वेशन आपकी बनेगी लैम्डा स्क्वायर प्लस S की वैल्यू है 4 लैम्डा और T की वैल्यू है -5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपको लैम्डा की वैल्यूज निकाल लेनी है। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से तो फैक्टर ही कर लोगे डायरेक्ट। क्या आएगा, +5 लैम्डा माइनस लैम्डा और -5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्डा कॉमन निकाल लिया, लैम्डा +5 और यहाँ से -1 कॉमन आया, लैम्डा +5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्डा -1 और लैम्डा +5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपकी लैम्डा की दो वैल्यूज आई है। क्या क्या वैल्यूज आई बच्चों, दिस इंप्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू 1 और -5। एक को मैंने बोल दिया लैम्डा 1, लैम्डा 1 आ गया 1 और लैम्डा 2 आ गया -5। ये दो वैल्यूज आ गई। रियल और डिस्टिंक्ट आई है, हाइपरबोलिक का केस है, रियल और डिस्टिंक्ट ही मिलेगी आपको। ठीक है, ये था आपका सेकंड स्टेप। आ गया समझ सबको। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है बच्चों, ये जो वैल्यूज आई है ना, इनकी हेल्प से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ले लेनी है। एक डिफरेंशियल इक्वेशन लोगे dy/dx प्लस लैम्डा 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा बताओ, dy/dx प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यही आएगा। यहाँ से dy/dx इज इक्वल टू -1, या फिर इसको इधर ले आओ, क्या आ जाएगा, या फिर यहीं से बच्चों डायरेक्ट कर दो आप इंटीग्रेशन। यहीं से इंटीग्रेट करोगे तो y प्लस एक्स इज इक्वल टू c1, सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करोगे बताओ, एक डिफरेंशियल इक्वेशन तो ये आ गई। दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन जब आप बनाओगे तो dy/dx प्लस लैम्डा 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से dy/dx लैम्डा 2 है -5 इज इक्वल टू 0 एंड कर सकते एंड और यहाँ से क्या आ जाएगा, y - 5x इज इक्वल टू c। ये था आपका थर्ड स्टेप। आ गया सबको समझ। ठीक है, उसके बाद फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है बच्चों, उसके बाद फोर्थ स्टेप में देखो, जो आपका ये आया है ना, ये जो ये वाला कॉन्स्टेंट फर्स्ट, उसको मान लेंगे u पे u इज इक्वल टू x प्लस वाई एंड v इज इक्वल टू, v को क्या मानोगे तो y माइनस 5x, तो यहाँ से भी आ गया आपका y माइनस 5x। ठीक है, u और v आ गए। अब आपको चेक करना है कि क्या ये जैकोबियन, हाइपरबोलिक के केस में तो दोनों इंडिपेंडेंट ही आएंगे, लेकिन फिर भी आप चेक कर लेना एक बार। तो चेक करने के लिए क्या करना है आपको, जैकोबियन निकालना है। जैकोबियन u एंड v विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। ये होता है बच्चों डिटरमिनेंट होता है। u का पार्शियल डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x, फिर u का पार्शियल डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू y, और यहाँ पर सेकंड रो में आएगा v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y।
ये होता है। ठीक है, कर दो सोल्व। डिटरमिनेंट कर्ली यू बाई कर्ली एक्स क्या आएगा 1, कर्ली यू बाई कर्ली वाई क्या आएगा 1, कर्ली वी बाई कर्ली एक्स -5 और कर्ली वी बाई कर्ली वाई 1। अब जब इस डिटरमिनेंट को आप सोल्व करोगे तो 1 + 5 6 आएगा, मतलब नॉन जीरो आ जाएगा। और ये जैकोबियन नॉन जीरो आ गया, इसका मतलब यू और वी इंडिपेंडेंट आ गया। ठीक है, ये दोनों इंडिपेंडेंट आ गए। ये थे 4 स्टेप। पहले यहाँ तक आ गया समझ सकते हो।